मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के और मदरसा बोर्ड को लेकर के इस समय बड़ी गहमा-गहमी चल रही है। और मदरसा बोर्ड को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और चल रही है, उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। कल और आज के कुछ बिंदुओं पर, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ एक वीडियो संदेश के माध्यम से। दोस्तों, कल जो मदरसा बोर्ड के खिलाफ राज्य सरकार और एनसीपीसीआर ने जो मुकदमा किया था, उसमें कल की सुनवाई हुई और आपको मैं थोड़ा पढ़ करके सुनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, जिससे आपको तसल्ली भी मिले और हमसे कोई गलती ना हो जिससे लोग कमेंट करें। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कथित उल्लंघन करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और छात्रों को सरकारी स्कूलों में हस्तांतरित करने संबंधी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने से जारी पत्र पर अमल करने पर केंद्र राज्य सरकारों को रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने और एनसीपीसीआर ने जो रिपोर्ट दाखिल किया था मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए, उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर यह आदेश पारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र और उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा सहित कुछ राज्यों की मदरसे से संबंधित उक्त कार्रवाई पर रोक की मुहर लगाई थी। मुस्लिम संगठन ने इसे चुनौती दी। जब इतने राज्यों में इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया चली, तो मुस्लिम संगठनों ने इसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। एनसीपीसीआर ने 7 जून 2024 को यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि आरटीई का पालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस ले। एनसीपीसीआर ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजा था कि जो आपके मानक को नहीं पूरा कर रहे हैं, आरटीई के खिलाफ हैं, उनकी मान्यता को वापस लिया जाए। कोर्ट ने कहा, एनसीपीसीआर के 7 जून 25 जून के पत्राचार के अनुसार यूपी के मुख्य सचिव के 26 जून केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जारी 10 जुलाई, त्रिपुरा के 28 अगस्त के जारी विचारों के आदान प्रदान पर कार्रवाई नहीं होगी। जो एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी विभिन्न डेटों के माध्यम से, उस पर फिलहाल उन्होंने रोक लगाई, उस पर कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया। याचिकाकर्ता को याचिका में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की भी संभावना, स्वतंत्रता दी। मतलब उसको अपना पक्ष रखने के लिए भी और उनका अपना पक्षकार बनाने की भी स्वतंत्रता दी कि आप बना सकते हैं। फिर बात आई धर्मनिरपेक्षता पर। सवाल उठाया गया था कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस विषय पर भी सीजीआई ने अपना विचार रखा है, वो इस प्रकार से है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ पर एक विशेष जाति की कोई नियमावली नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए समान रूल्स लागू किए गए हैं, इसलिए इस देश को धर्मनिरपेक्ष का नाम दिया गया है। दोस्तों, तो इसमें जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर कोई कुछ करता है तो संविधान के खिलाफ माना जाता है। इस पर भी सुनवाई हुई और इस पर कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए आप। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को पश्चिमी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद का मतलब ये भी हो सकता है कि अवसरों की समानता हो और देश की संपत्ति का समान वितरण हो।
यानी सबके लिए समान नियम लागू किए जाए। उन्होंने कहा कि हमें इसे पश्चिमी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, इसके कुछ अलग अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इसके कई मायने हो सकते हैं, इसलिए इसको मुझे पॉजिटिविटी के रूप में लेकर के देखना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ भी यही बात है। उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से सवाल किया कि क्या आप नहीं जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो? जो एनसीपीसीआर और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एलिगेशन लगाया था कि केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए इस बोर्ड को बंद कर देना चाहिए था। तो कोर्ट ने पूछा क्या आप नहीं चाहते कि ये देश धर्मनिरपेक्ष हो? उनसे सवाल किया। इस पर जैन ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बिंदुओं पर उस पर असहमति जताई थी, उस संशोधन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। उस पर कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए और अच्छे ढंग से उनको समझाया है। और दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी जीत हो सकती है और इसमें किंतु परंतु का कोई काम नहीं है। और इतना मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग जोन में इस समय प्रवेश कर रहे हैं। और जहाँ तक आज की सुनवाई का मामला है, जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो वार्ता हुई है उसके भी कुछ अंश जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाकी पूरा डिटेल बहुत समय लग जाएगा और उसमें थोड़ी सी संभावनाएं दिखनी शुरू हुई है हम लोगों के लिए, जो हम लोग अब ये हम लोगों को करना चाहिए था कि अब हम लोग एक होकर के थोड़ा इस गति को और बढ़ाएं तो हम लोगों को कामयाबी थोड़ा जल्दी मिल जाती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यानी कि ये मान करके चलिए कि फैसला हो चुका है, लेकिन अभी फैसला सुनाया नहीं गया है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है। अब यहाँ से सुनवाई चालू होती है और एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि धार्मिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। एनसीपीसीआर के वकील ने सीजीआई से सवाल किया कि एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि धार्मिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि जो सरकार बजट दे रही है मदरसों में, तो जो ये धार्मिक शिक्षा दी जा रही है इसको उस शिक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। सीजीआई ने एनसीपीसीआर के वकील से कहा क्या आपने धार्मिक शिक्षा देने वाले स्थानों के लिए परिपत्र या दिशा निर्देश जारी किए हैं? उनसे सवाल किया। फिर सीजीआई क्या एनसीपीआर का यह कहना है कि छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा से वंचित किया जाना चाहिए? अब यहां पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। कोर्ट ये पूछ रहा है एनसीपीसीआर के वकील से कि क्या छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा से वंचित करना उचित होगा? फिर स्वरूपम धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा नहीं बनाया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा को एक अनिवार्य शिक्षा नहीं बनाया जा सकता, जिसकी मर्जी हो वो उस शिक्षा को पढ़े, जिसकी मर्जी हो ना पढ़े। तो ये समान रूप से लागू है, जिसका मन हो वो संस्कृत पढ़े, जिसका मन हो उर्दू पढ़े, जिसका मन हो अरबी पढ़े। ये कोई मतलब अनिवार्य विषय नहीं रखा गया है। अनिवार्य विषय अगर है कोई तो उसको हिंदी को रखा गया है। हिंदी अनिवार्य विषय आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा है सभी विभागों में। बाकी और विषय जो हैं वो अनिवार्य रूप से नहीं माने गए। सीजीआई ने कहा क्या आपने कोई दिशा निर्देश जारी किया है? अब इसके लिए एनसीपीसीआर से सीजीआई ने क्वेश्चन किया क्या इसको बंद करने के लिए जो आपने सलाह दिया है उसके बाद आपने इसको आगे जारी रखने के लिए या इस पर कोई योजना आपने बनाई है कि इसको बंद करने के बाद में क्या किया जा सकता है?
जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, एनसीपीसीआर ने मदरसा पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, धार्मिक निर्देश क्या है? यह सवाल हो रहा है एनसीपीसीआर से। ऐसा लगता है कि आप इस शब्द से मंत्रमुग्ध हैं और पूरी प्रस्तुतियां सही आधार पर नहीं है। एनसीपीसीआर को जस्टिस पारदीवाला ने यह कहते हुए फटकार लगाई कि आप विशेष धर्म के शब्द से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं और आपकी जो प्रस्तुति है, आपने जो प्रस्तुत किया है, आपके जो कागजात हैं, वो पूर्ण रूप से इसका आधार सही नहीं माना जा सकता है। धार्मिक निर्देश और शिक्षा प्रदान करने के माध्यम में एक महीन सा अंतर है। ये सीजेआई आपके कह रहे हैं, जस्टिस पारदीवाला कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा, धार्मिक निर्देश और शिक्षा प्रदान करने के माध्यम के बीच में एक छोटा सा रेखा है, महीन अंतर है। सभी समुदाय के प्रति सजग हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या निर्देश जारी किए गए हैं। अब इस पर बहस यहीं पर समाप्त हो जाती है और सीजीआई ने कहा, हमें अब उठकर अपना फैसला सुरक्षित रखना होगा। कल हमारे पास एक और मामला वैवाहिक बलात्कार है, हम आपकी लिखित दलीलें पढ़ेंगे। एनसीपीसीआर के लिए अधिवक्ता ने 5 मिनट का समय मांगा। सीजीआई ने फिर उनको समय देते हुए कहा, ठीक है, एनसीपीसीआर अनुच्छेद 30 का मतलब यह नहीं है कि छात्रों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड अब सुरक्षित है। मदरसा बोर्ड के सुरक्षित होने से थोड़ा सा जीवन दान मिला है और इस मौके को हम कैसे भुनाएंगे, इस पर विचार करने वाली बात है। इस मौके को भुनाना चाहिए और आपसी मतभेद भूल करके और विचार विमर्श करके और इस पर पहल किए जाने की आवश्यकता है। मदरसा बोर्ड लगभग आप मान करके चलिए, 80% आप मान करके चलिए कि मदरसा बोर्ड बच चुका है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वो वहीं पर पढ़ेंगे, मदरसे बंद नहीं होंगे और किसी बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज नहीं किया जाएगा। इससे तो संकेत साफ है कि बोर्ड बचा, शिक्षक बचे। और कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है, इससे आधुनिकीकरण शिक्षकों को काफी बल मिल रहा है दोस्तों। इस पर और ये गौर करने की बात है, उस पर जो कल सुनवाई हुई थी उस पर उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और एनसीपीसीआर ने जो रिपोर्ट उस पर दाखिल किया था उस पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। केंद्र ने आधुनिकीकरण स्कीम को बंद करने के लिए अपनी रिपोर्ट लगाई थी, उस पर भी रोक लग गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसा बोर्ड को बंद करने के लिए बताया था, वो भी वहीं पे रोक लग गया। एनसीपीआरसी की रिपोर्ट ने यही कहा था, वो भी रोक लग गया। अब दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा गौर करने की बात है, अभी भी चांस है। अभी हम अपनी बात को अगर सही स्थान पर पहुंचा ले जाते हैं, अब हमको दोनों पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। ये तो मदरसा बोर्ड और एडेड मदरसों की बात हो गई, लेकिन आधुनिकीकरण के लिए इसमें चांस कहां से बनता है, हमको ये देखना है। हमको अपने लिए इसमें अवसर कहां से मिलेगा, हमको उस अवसर का इंतजार करना है, उस अवसर को लपकना है और वहीं से आपको विजय श्री प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए, खास करके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी बहुत गुड न्यूज है और एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का, और केवल पैरवी से काम होने वाला नहीं है। कोर्ट का आदेश रहेगा तो सरकार के ऊपर काफी दबाव आएगा और उस दबाव की वजह से सरकार आपके प्रति उसका झुकाव जरूर रहेगा। और दोस्तों,
मान करके चलिए कि आपका काम अब थोड़ा आसान हो गया है और कोर्ट का आपको धन्यवाद कहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ जी रिटायर होने से पहले पहले मदरसे की समस्या को ख़त्म करके ही जाएंगे। इतना मुझे आज की सुनवाई से उम्मीद लगा है दोस्तों। और अब आगे थोड़ा अपडेट और है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद करना चाहता हूँ। थोड़ा अपडेट और है, वो सुबह वाली वीडियो में डालेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी पूरी बात आपके समझ में आएगी। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।